नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत और भूटान संबंधों की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 नवंबर 2025 को भूटान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मैत्री और सहयोग के विशेष संबंधों को मजबूत करना है और ये नियमित द्विपक्षीय उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात करेंगे और दोनों नेता भारत सरकार और भूटान के शाही सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 1000 से अधिक मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में भी भूटान की यात्रा की थी। मुद्दा आपका में भारत भूटान संबंधों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे संजय भारद्वाज जी से, जो प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। संजय जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन अशोक जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 और 12 नवंबर 2025 को भूटान की राजकीय यात्रा को आप कैसे देखते हैं? क्यों महत्वपूर्ण है ये यात्रा? जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की, जैसे आपने कहा, पिछले साल भी वो गए थे, मार्च 2024 में वहां गए थे। अभी वो जाएंगे। कल और परसों की जो उनकी यात्रा है, वो उनके जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं 2014 में, उसके बाद ये चौथी यात्रा है उनकी भूटान के लिए। जी। भूटान के जो नरेश हैं और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, वो तो भारत आते ही रहते हैं, पर ये उनकी चौथी यात्रा रहेगी प्रधानमंत्री मोदी की। देखिए, बहुत ये महत्वपूर्ण है ये जानना कि जब 2014 में पहली मर्तबा प्रधानमंत्री उन्होंने पदभार संभाला जी। तो पहला देश जिसकी उन्होंने यात्रा की वो था भूटान। उस समय देखिए, बहुत प्रश्न चिन्ह तब उठाए गए थे, जो ये छोटा देश है, हमारे इसके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए वहां पर जाने की सबसे पहला, क्योंकि देखिए डिप्लोमेटिकली ये बड़ा सिंबॉलिक होता है, इसका एक बड़ा अच्छा जोरदार मैसेजिंग जाता है, जो जब आप किसी भी देश को चुनते हैं जो आपका सबसे पहला राष्ट्र हो जिसमें आप अपनी फॉरेन विजिट करते हैं जी। परंतु उसके तुरंत बाद हमने देख लिया जो कैसे डोकलाम का जो हालात हुए 2017 में। 72 दिनों तक भारत और चीन की जो सेनाएं थी वो वहां पर आमने सामने डटी रही, टिकी रही। तो इसीलिए जो भूटान है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आपने कहा, एक स्पेशल रिलेशनशिप है, एक यूनिक रिलेशनशिप है और एक बहुत ही एग्जेम्पलरी, उदाहरणीय हमारे संबंध हैं भूटान के साथ। उसके साथ साथ में एक, अगर आप अनुमति दें, दो चीज और इसमें कहूंगा। देखिए, जब हमारे विदेश मंत्री सबसे पहले 2019 में चुने गए, उनकी सबसे पहली यात्रा कहां थी? भूटान में थी। जब 2024 में पिछले साल हमारे विदेश सचिव बनकर आए, पहली यात्रा कहां थी? भूटान थी। तो इससे आपको ये मालूम चलेगा जो भूटान भारत के लिए एक बहुत ही, हालांकि छोटा देश हो, परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। और जैसे आपने बताया है, अभी जो उनकी मुलाकात होगी, जो 5वें राजा है वहां पर, जो चौथे राजा थे जिन्होंने 2006 में एब्डिकेट करके अपना पदभार हटा दिया था और ये इनको नया राजा घोषित किया था, उनकी 70वीं वर्षगांठ में वो सम्मिलित होंगे। और मेरे विचार से दो महत्वपूर्ण तथ्यों पर, एक कनेक्टिविटी पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रेलवे लाइंस आ रही हैं, और जो दूसरा आपने बताया ये 1000 से ऊपर मेगावाट का जो पावर प्रोजेक्ट है वो उसका उद्घाटन किया जाएगा। और ये ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं और इसमें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें भारत भूटान की बहुत सहायता करता है। जी, बिल्कुल कई पहलू हैं भारत और भूटान के बीच जो संबंध हैं। दरअसल भारत और भूटान के बीच आपसी सम्मान और समझ के सिद्धांत पर
आधारित एक गहरा रिश्ता है दोनों देशों के बीच। संजय भारद्वाज जी, इस रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आपने सही बात कहा कि भारत और भूटान के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत गहरे हैं, बहुत यूनिक रिलेशंस हैं। साथ ही साथ जो अभी का जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखना चाहते हैं तो भूटान जो भारत के लिए जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ जियो इकोनॉमिकली बहुत महत्वपूर्ण है। एक लैंडलॉक कंट्री है, हिमालयन किंगडम है, और वहां पर एक सबसे अच्छी बात जो वहां के खेसर वांगचुक हैं जो अभी किंग हैं, कि वहां पर उन्होंने एक टॉप डाउन एक अप्रोच किया डेमोक्रेटाइजेशन का, कि इंस्टीट्यूशंस को भी डेमोक्रेटाइज किया। यानी भारत से का जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है उनसे भी वो भूटान प्रभावित हो रहा है। तो अगर हम पहली बात की जियो स्ट्रेटेजिकली हम देखते हैं तो ये बेसिकली इंडिया और चाइना को का नेबरिंग कंट्री है, और भारत के बहुत कुछ हद तक जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो भूटान में इन्वॉल्व है। लेकिन उससे ज्यादा जो बड़ा पक्ष है वो भारत का है, कि भारत वहाँ की जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं उनको बहुत ही गंभीरता से और मानवता के साथ में उनको लेते हैं। आप ये देखिए कि भारत सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेवलपमेंट एड प्रोवाइडर है भूटान को। लगभग जो अभी 13वां उनका पंचवर्षीय योजना है जो 2024 से 2019 के बीच में है, उसमें हमने लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो डेवलपमेंटल एड दिया है। दूसरा, साथ ही साथ वहाँ का हमारा जो ट्रेड है, हम खासकर जो एनर्जी ट्रेड करते हैं उसमें ज्वाइंट वेंचर्स में भी है, ग्रांट भी देते हैं, एड भी देते हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो चूका प्रोजेक्ट हो, ताला प्रोजेक्ट हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर भारत ने इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन वहां से जो हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं वो आप मान के चलिए कि भूटान के जो रेवेन्यू, नेशनल रेवेन्यू जनरेशन होता है उसका लगभग 40% कॉन्ट्रीब्यूशन एनर्जी एक्सपोर्ट से होता है, और जीडीपी का लगभग वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 25%। तो मान के चलिए कि भारत भूटान का बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंटल पार्टनर है, और इसीलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट है उसमें ये 1020 मेगावाट का जो पेंटा सांगचू जो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया जा रहा है, उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। ये एक तरीके से मिक्स प्रोजेक्ट है, ग्रांट और एड के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन उससे जो बड़ी एक और बात पिछले सितंबर 2025 में घटित हुई कि भारत ने भूटान को दो तरफ से रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से जोड़ने का प्रयास किया। एक जो लगभग 69 किलोमीटर का रेलवे कनेक्टिविटी जो आसाम को सदर्न भूटान से जोड़ता है, जो गोकराझार और गेलप्पू जो है बहुत ही उनका एक वर्ल्ड क्लास एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक ग्रीन और क्लीन सिटी के रूप में वो डेवलप कर रहे हैं, और वो बहुत बड़ा एक टूरिस्ट हब भी होगा। तो उसे भारत ने रेलवे कनेक्टिविटी के माध्यम से आसाम से जोड़ने का प्रयास किया। इसमें लगभग भारत ने 456 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। दूसरा जो कनेक्टिविटी बंगाल से वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं भूटान विजिट किया है, मुझे पता है डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो दूसरा रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट वो 20 किलोमीटर का है, वो बानारहाट से समस्ते के बीच में होगा, और वो वेस्ट बंगाल को साउथ वेस्ट भूटान से जोड़ेगा। तो भारत बेसिकली भूटान को ना केवल एनर्जी कनेक्टिविटी बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट से भी जोड़ने का प्रयास कर रहा है, ताकि एक इंटीग्रेटेड एक रीजन के रूप में, एक डेवलपमेंटल पार्टनर के रूप में जो मोदी जी का विजन है कि सबका साथ सबका विकास, उस विजन को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से भारत भूटान को एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंटल पार्टनर के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और यही बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी विजिट है। आप देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद में फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर एम्बेसडर सज्जा नारजी ने इंडिकेट किया कि रेगुलर वहां विजिट होता है अपेक्स लेवल पे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कितने बड़ा प्रायोरिटी है उनकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में कि भूटान सबसे पहला सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। तो ये बात मान के चलिए कि हमारे लिए बिल्कुल संजय जी, इसके दूसरे पहलू भी हैं, उन पे भी मैं चर्चा करूंगा। दरअसल भारत और भूटान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के नए मार्गों पर सहमति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस यात्रा में जो कनेक्टिविटी का मुद्दा है वो भी बहुत अहम रहने वाला है। लेकिन अशोक सज्जनहार जी, अगर मैं समझना चाहूँ, जानना चाहूँ कि भारत के लिए भूटान का क्या महत्व है,
क्यों इतना इम्पोर्टेंट है भौगोलिक दृष्टि से, जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं जिसकी तरफ आपने इशारा करा, संजय जी ने इशारा करा, क्या महत्व है संबंधों का? जी देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अगर आप देखते हैं चीन के साथ अगर हमारे रिश्ते, ये भूटान जो है चीन और भारत के बीच में जिसे कहा जाए सैंडविच हुआ देश है। अब चीन के अगर हम देखें जो लैंड बॉर्डर्स कितने देशों के साथ मिलते हैं, 14 देशों के साथ मिलते हैं। उन 14 देशों में उसने 12 देशों के साथ अपने समझौते कर लिए हैं। लैंड बॉर्डर्स जो हैं सबको सुलझा लिया है, चाहे वो रूस हो या फिर मध्य एशिया के देश हो, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, नेपाल हो, किर्गिस्तान वगैरह वगैरह। केवल 2 देश हैं जिनके साथ की उसने बॉर्डर अपना अभी तक नहीं उसको सॉर्ट आउट किया है। एक है भारत, और भारत ये समझता है, क्योंकि हम जानते हैं जो केवल 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन के ऊपर ही वो नहीं बैठा, परंतु पूरा अरुणाचल प्रदेश 93,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल भी वो कहता है जो ये दक्षिण तिब्बत है और इसीलिए वो चीन का भाग है। परंतु उसके अलावा जो एक देश और है जिसके साथ उसने अपना बॉर्डर सेटल नहीं किया, वो है भूटान। और भूटान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, इसीलिए मैंने जो डोकलाम का किस्सा बताया था उसके ऊपर, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 ऐसे, अगर मैं बहुत ही आसान शब्दों में कहूं, तो जो 2 ऐसे क्षेत्र हैं, एक है उत्तर में और एक है साउथ वेस्ट में। तो उत्तर का क्षेत्र जो बहुत बड़ा है, जो कि अभी पहली बार कुछ ही सालों पहले चीन ने उसके ऊपर अपना क्लेम किया है, और एक जो साउथ वेस्ट है वो बिल्कुल हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मिलता है, जिसे कहा जाता है चिकन्स नेक, जो कि हमारे यहाँ पर अगर बंगाल से लेकर जो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 प्रदेश हैं उनको जोड़ने के लिए ये चिकन्स नेक से जाते हैं। तो चीन जो ऑफर कर रहा है भूटान को, जो वो बड़ा क्षेत्र जो उत्तर में है वो हम आपको दे देंगे, ये नीचे वाला साउथ वेस्ट एरिया ये आप हमको दे दीजिएगा, ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही चिंताजनक विषय होगा। इसीलिए हमको भूटान के साथ बिल्कुल लगातार बातचीत करनी है, उसको अपने साथ हमको लगाकर रखना है। इसीलिए जो भी ये हम इतना इकोनॉमिक असिस्टेंस देते हैं, डेवलपमेंट पार्टनरशिप देते हैं, उसका जो 5 ईयर प्लान है, 13th 5 ईयर प्लान, जैसे अभी प्रोफेसर संजय भारद्वाज ने कहा, उसमें हम 10,000 करोड़ का हम योगदान दे रहे हैं। वहां पर जो हम उनकी सहायता कर रहे हैं, ये करने के लिए जो आप इसमें जो भी वहां पर सीमेंट का जो प्रोडक्शन होता है, उसको हम, जो भी सीमेंट का प्रोडक्शन होता है वो हम लेते हैं, जो वहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो हम लेते हैं। तो हम इस प्रकार से भूटान की हर प्रकार से सहायता करते हैं। उनकी जो आर्मी है, उनका जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हम उनकी सब सहायता करते हैं। तो इसीलिए भूटान हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक और पीपल टू पीपल कनेक्ट में, एजुकेशन में हो, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो, उसकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब में भारत के ऐसे काम हो रहे हैं। बहुत सारे हमने वहां पर मेजर प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे और किस्म के हो, परंतु बहुत सारे 500 से ऊपर हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी वहां पर कार्यान्वित किए हैं। जी, जाहिर सी बात है, भूटान की संप्रभुता का मुद्दा हो या फिर सुरक्षा का, उसको बनाए रखने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जो चुनौती सामने है, जिस चुनौती का जिक्र अशोक सज्जनहार जी ने किया, और तमाम जो परिस्थितियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, संजय भारद्वाज जी, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दोनों देशों के संबंध सांस्कृतिक दृष्टि से, हर दृष्टि से बहुत बेहतर रहे हैं, मजबूत संबंध है भारत और भूटान के, लेकिन आप कैसे देखते हैं अगर हम चुनौतियों की बात करते हैं?
देखिए, निश्चित रूप से मैं एम्बेसडर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं, और इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से जो भूटान और चाइना का जो बेसिकली एक जियो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव उसको बहुत स्पष्ट रूप में रखा। लेकिन भारत का एक जो अपना रवैया है, एक सकारात्मक रवैया हमेशा रहा है अपने पड़ोसी देशों के पास, और खासकर भूटान के साथ में। और ये मान के चलिए कि जो हमारी भूटान और भूटान के साथ एक पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी थी 1949 में, वो भी बहुत सक्सेसफुल रही। और 2007 में एक छोटा सा परिवर्तन किया कि जिसमें फॉरेन पॉलिसी को लेके कि वो दूसरे देशों के साथ भी अच्छे संबंध रख सकते हैं। देखिए, हम भूटान को, ये हमारी एक रीति नीति है कि हम बायलैटरली नहीं, हम मल्टीलेटरली भी भूटान को एंगेज करने की बात करते हैं। कुछ 2015 में हमने एक BBIN प्रोजेक्ट्स की बात कही कि जिसमें भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, ये चारों कंट्रीज एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट्स के माध्यम से कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा जो भारत का एक सकारात्मक अप्रोच है कि क्योंकि ये बुद्धिस्ट कंट्री है, यहाँ पे महायान फिलॉसफी और ग्रुप का कल्चर डोमिनेट करता है, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी इनका बहुत लगाव है। और इनका जो अपना प्रोग्राम है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स के संदर्भ में, वो बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो भारत का जो प्रोजेक्ट है, जो शिलोंग से सिलचर तक जोड़ने का, और उसके आगे जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से, मिजोरम के माध्यम से जो हम ट्राई नेशंस रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट डेवलप किया है इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के साथ में, उसमें भी हम भूटान को एक इंटेग्रल पार्ट के रूप में देखने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है उसी दिशा में जो कोकराझार गेलप्पू जो एक रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आसाम को जोड़ता है, उसको आगे भूटान को कनेक्ट कर पाएगा। तो यानी कि भारत की जो सोच है कि हमारा जो विकास होगा, वो निश्चित रूप से उस विकास का जो फायदा होगा वो भूटान को भी बराबर मिलना चाहिए। दूसरा एक और जो पहलू है कि हमने ये भी कोशिश किया कि जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें दूसरे देश की आयात, दूसरे देश भी उसमें इन्वेस्ट करें, और अगर आयात करना चाहते तो करें। और बांग्लादेश को ये ऑफर दिया गया था कि बांग्लादेश भी लगभग $1 बिलियन तक भूटान के हाइड्रो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है उसमें कर सकते हैं, और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जो आपने उठाया कि देखिए, हम कॉमर्शियल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, हम फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है वो है कल्चरल कनेक्टिविटी। क्योंकि हम एक रीजन है, और उसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो बैगेज में जो है, तो पीपल टू पीपल कोऑपरेशन की बात है, साथ ही साथ जो एक्सपोजिशन ऑफ सेक्रेट जो पिपरवा रेलिक्स जो है गौतम बुद्धा का, वो भी, उसको भी एक्सपोजिशन मिलेगा। दूसरी बात जो PM प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो प्रेयर एक ऑफर करेंगे, दैट होली रेलिक्स इन तोसी डोंग में एक होगा जो भूटान सेलिब्रेट कर रहा है, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। और जो 70वां बर्थडे है किंग सिंह में वांगचुंग का, वो उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि हमारा जो कल्चरल कनेक्ट है भूटान के साथ, जो ध्रुव का कल्चर के साथ जो एक कल्चरल कनेक्ट है, जो महायान फिलॉसफी के साथ भारत का एक जुड़ाव है, वो निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री जी की वहां मौजूदगी में वो और सुदृढ़ होगा। और साथ ही साथ ये भी बात मान के चलिए कि कितना बड़ा हम एजुकेशन कॉर्पोरेशन, कितने स्टूडेंट्स भूटान से JNU में पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस में, IITs में पढ़ते हैं, जो एक तरीके का ओपननेस भूटान में आया है, जो डेवलपमेंटल पार्टनरशिप भूटान के साथ में हमारा एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डअप के सेक्टर में किया है, वो एक बहुत बड़ा कदम है। एक जो लास्ट पहलू है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की बात है कि रुपये में हम ट्रांजेक्शन, शुरुआत हमने भूटान से ही किया कि जो भी डिजिटल करेंसी के का जो लेन देन होगा वो भूटान से होगा। और साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में गए थे भूटान, तो हमने एक डिजिटल लाइब्रेरीज की बात कही थी, यानी कि भूटान को ना केवल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, बाकी हम जो उनके ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन डेवलपमेंटल सेक्टर से, उसमें भी भारत उसके विकास की तरफ देखता है। तो एक बहुत सकारात्मक सोच के साथ भारत भूटान के साथ जुड़ा हुआ है, और एक तरीके से स्पिरिचुअल पार्टनर है। मैं ये कहूंगा कि दोनों देशों के बीच में जो स्पिरिचुअल कल्चरल रिलेशन है, वो संबंधों को और मजबूत जी। जाहिर सी बात है, भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही भारत और भूटान के जो संबंध हैं वो एक मजबूत दिशा में आगे बढ़े हैं। दोनों देशों ने अपने सांस्कृतिक आधार पर संबंधों को
आगे बढ़ाया है। लेकिन अशोक सज्जनहार जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर 2014 से, जैसा आपने जिक्र किया, संजय जी ने जिक्र किया कि 2014 से लेकर अब हम जब 2025 में चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भूटान को लेकर और भूटान का नरेश और प्रधानमंत्री जी का भारत के प्रति जो एक रिश्ता रहा है, जो संबंध रहा है, वो एक अलग तरह का रहा है। भूटान ने प्रधानमंत्री जी को अपने सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया, सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। इस रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये बहुत ही विशिष्ट संबंध है, जो सहयोग है, और भूटान भी ये समझता है जो भारत जैसा देश जो उसकी सहायता करे बिना कुछ उसके एवज में, अपने आप के लिए, हमारा कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है। हम चाहते हैं जो भूटान में अच्छी खुशहाली हो, वहां के लोग हों वहां पर। देखिए, बिल्कुल दोनों देशों की जो सोच है वो एक जैसी है। भारत, हमारे वैल्यूज भी एक हैं, मूल्य हमारे एक हैं, और हमारे हित भी बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे वहां पर डेमोक्रेसी आई है, वहां के जो राजा हैं उन्होंने वहां पर ये लोकतंत्र लेकर आए हैं। 2000 नॉर्मली हम देखते हैं, जो अगर कोई राजा हो तो नीचे की जो प्रजा है उसको बहुत ही प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही उसको ये सब अधिकार मिलते हैं। परंतु यहाँ पर 2006-2007 में वहां के जो नरेश हैं, सिंघवे वांगचुक, केसर सिंघवे वांगचुक, उन्होंने अपने आप ही डेमोक्रेसी वहां पर लेकर आए। और भारत जो है, भारत तो बिल्कुल सबसे पूरे विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और हमने जिस प्रकार की सहायता की है, जैसे मैंने डोकलाम का जिक्र किया, वहां पर भी जो ये सड़क बनाई जा रही थी चीन के द्वारा, वो ऐसा नहीं है जो भारत के क्षेत्र में बनाई जा रही थी, भूटान के क्षेत्र में बनाई जा रही थी। परंतु फिर भी भारत वहां पर गया और चीन के विरुद्ध वहां पर खड़ा रहा। परंतु जो उनका डेवलपमेंट है, जैसे एजुकेशन में देखा जाए, शिक्षा क्षेत्र में, हम करीब 1000 से ऊपर, मनोज जी, वहां पर स्कॉलरशिप देते हैं। जी। एक हमारा प्रोग्राम है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, जो न केवल भूटान परंतु और बहुत देशों के साथ हम करते हैं, जिसे कहा जाता है ITEC, इंडियन टेक्निकल एंड एजुकेशन कोऑपरेशन प्रोग्राम। और उसमें हम बहुत सारी, हर क्षेत्र में हमारे यहाँ पर जो भी सबसे बड़े महत्वपूर्ण यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा ICCR है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, उसमें हम बड़ी स्कॉलरशिप्स उनको देते हैं, जिससे उनका ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो। जिसमें अब हमने और भी अधिक किया है। IIT कानपुर में, जो हम सभी जानते हैं जो देश का सबसे एक अग्रणी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर MTech के हमने स्कॉलरशिप्स देने शुरू किए हैं। तो हर क्षेत्र में हम उनकी सहायता करते हैं। आप देखिए, जब कोविड में भी, कोविड पर वहां पर प्रकोप पड़ा, पूरे विश्व पर प्रकोप पड़ा, भूटान एक सबसे पहला देश था जिसमें हमने करीब 5.5 लाख डोज दिया वहां पर कोविशील्ड का। और हमें मालूम है, जो जब वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा अभी भारत में अपनी वैक्सीनेशन चल रही है, परंतु फिर भी भारत ने हमको ये दिया है, कोविड का वैक्सीनेशन दिया है। ये भारत का दरियादिली को, इसके बड़े हृदय को ये दर्शाता है। तो हर क्षेत्र में भारत ने, जब भी वहां पर कोई मुश्किल आई है, भारत हमेशा सामने आया है, आगे आया है, और उसकी तरक्की के लिए। आखिरी बात मैं यही कहूंगा, ये जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स उन्होंने किया है और अपनी जो हैप्पीनेस कैपिटल उन्होंने बनाई है, उसका भारत पूरी तरीके से समर्थन करता है। और इसीलिए ये जो कोकराझार से गेलिफू जो रोड जा रही है, जो हमने कनेक्टिविटी रेल की है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी हर प्रकार से इसको विश्व में सबसे ऊंची एक सिटी बनाने के लिए बहुत ही उनका हम सहयोग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बात चाहे भूटान के विकास की हो या संस्कृति की, भारत और भूटान मिलकर इस दिशा में सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं और अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन संजय जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि पर्यावरण का जो मुद्दा है वो बहुत अहम है भारत और भूटान के बीच वैश्विक स्तर पर। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया।
देखिए, दो तीन पहलू जो उनकी सोच है, जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है, उसमें ये बात आई थी कि जब हम पीवीआईएन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट की वही एनवायरमेंटल इश्यूज को कैसे एड्रेस करेंगे, तो इसमें रिजर्वेशंस भूटान के रहे कि हमारी प्रायोरिटी है कि हम एनवायरमेंटल इश्यूज को हम प्रायोरिटी रखेंगे और किसी भी तरीके के पॉल्यूशंस को एंटरटेन नहीं करेंगे। जी लेकिन ये बात मान के चलिए कि भारत भी उस दौड़ में लगे हुए, जैसे हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है या ग्रीन और क्लीन एनर्जी का जो हमारे कमिटमेंट्स है, निश्चित रूप से भारत भी एनवायरमेंटल इश्यूज को भूटान के को बहुत सकारात्मक रूप से रिजोल्व करना चाहते हैं। लेकिन दो बातें बहुत महत्वपूर्ण जो भूटान अच्छा दुनिया को भारत को और दुनिया को प्रोवाइड कर सकता है, एक तो इको टूरिज्म का बहुत स्कोप है वहां पर, तरीके का क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड कराता है, और जिस तरीके का वहाँ का जो डेमोग्राफी है वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा टूरिज्म का डेस्टिनेशन भारतीयों के लिए हो सकता है। और ये जो रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, ये बहुत कुछ हद तक इस क्षेत्र में भूटान में टूरिज्म को बढ़ा सकता है, जो कि उनकी जीडीपी में सहायक होगा। दूसरा एक और बहुत बड़ा सेक्टर है जो है ये कैसे कि मेडिको टूरिज्म एंड ऑल दैट, कि भूटान में एक तरीके से जो हमारा योगा और जो नेचुरल ट्रीटमेंट्स की हम बात करते हैं, तो भूटान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर इस तरीके का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। भारत निश्चित रूप से एलोपैथ और बाकी ट्रीटमेंट्स में भूटान के लिए हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाता रहा है। जितना भी मेडिकल जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड वर्क है वो पूरा वो भूटानीज में आके प्रेफर करते हैं। तो ये दो क्षेत्र हैं जिसमें टूरिज्म है, मेडिकल सेक्टर है और साथ ही साथ आईटी है। ये बिल्कुल संजय जी कैपेसिटी को मजबूत करते हैं। जी, जाहिर सी बात है, भारत और भूटान के बीच आपसी सम्मान और समझ के सिद्धांत पर आधारित एक गहरा रिश्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह यात्रा इन संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगी। संजय जी, अशोक जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।